बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक नई डॉक्यूमेंट्री RSS के हवाले से हमने इस पर अपलोड की है। पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों को किस तरह टारगेट किया जाता रहा और आज मुसलमानों को भारत के अंदर RSS नामी तंजीम BJP हुकूमत की किस तरह एक प्रॉक्सी है और किस तरह दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रही है, इसकी तफसील इस डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकते हैं। खान साहब के हवाले से भी इस डॉक्यूमेंट्री में जो उनके बयानात थे ये भी हमने शामिल किए हैं, इसे जाकर आपने ज़रूर चेक करना है। व्यूअर्स, अमेरिका बार बार क्या कह रहा था कि ईरान के ऊपर हमला हुआ, इसराइल ने इस हमले को किया, हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी तरफ इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका को भी इस जंग में घसीटा जाए। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। ये प्लान ईरान के ऊपर हमला करने का ये आज का नहीं है, बल्कि कई माह पहले ईरान के ऊपर हमले की प्लानिंग व्हाइट हाउस के अंदर की गई, उस मेज़ पर बैठकर जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले कर रहा है। और अब जो गवाही सामने आई है इसमें डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्या बताया गया, आप जो मर्ज़ी कहें कि सपोर्ट नहीं मिलेगी, हम हवा के अंदर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी आपको नहीं देंगे, अपनी फ़ौजें आपके साथ ईरान के अंदर नहीं उतारेंगे, फ़िज़ाओं का कंट्रोल आप जो हासिल करना चाहते हैं हम इस पे आपके साथ नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो उनके रूहानी लीडर हैं उनके कत्ल का मंसूबा, इसको आपने वीटो कर दिया। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। खबर के मुताबिक व्यूअर्स, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये प्लानिंग कब हुई और अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया और किस तरह से फैसिलिटेट किया है लॉजिस्टिक सपोर्ट, और फिर मिसाइल कौन से दिए जो ईरानी एटमी जो तंसीबात थी जिनको टारगेट किया गया। ये मिसाइल अमरीकी है, मेड इन USA, जिन्हें इसराइल ने इस्तेमाल किया। खबर के मुताबिक ईरान पर हमले से कबल अमरीका ने इसराइल को कितनी तादाद में हेल फायर मिसाइल भेजे, दो एहलकारों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये तमाम तफसीलात जो है बताई हैं। इंकशाफ ये हुआ कि ईरान पर इसराइल के हमले से कबल अमरीका ने इसराइल को तकरीबन 300 हेल फायर मिसाइल भेजे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। दो अमरीकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गैर मुल्की खबर रसां इदारे को बताया कि इतनी बड़ी मिकदार में हेल फायर मिसाइल की मुंतकली से पता चलता है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल के ईरान पर हमले के मंसूबे से बाखूबी वाकिफ थी और उनको पता था कि हमला कब होगा, कैसे होगा और इसकी नौयत किस किस्म की होगी, और प्लानिंग पूरी व्हाइट हाउस में की गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट में किए गए इंकशाफ के मुताबिक इसराइल के ईरान पर किए गए हमले तक हेल फायर मिसाइल समेत दीगर हथियारों की बड़ी मिकदार की तरसील की खबर खुफिया रखी गई और इसे कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया। और ये सिर्फ हेल फायर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मजीद जो मिसाइल हैं वो इसराइल के हवाले किए गए। रिसेंटली एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया जिसमें उसने कहा कि अगर तुमने हमला किया हमारे किसी अड्डे के ऊपर तो याद रखना हम मोहलिक हथियार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सर, करेंगे नहीं, आपने किए, आप करवा रहे हैं। इसराइल जो आपका बगल बच्चा है, जिसके ज़रिए दुनिया को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, एक ऐसा बदमाश जो आपने बनाया, अगर अमेरिका इसराइल के साथ ना खड़ा हो तो इसराइल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करे। और आज जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है और जो कुछ गाज़ा के बच्चों के साथ सलूक किया पिछले 20 माह से, जिस तरह हज़ारों टन आपने बारूद गाज़ा की पट्टी पर मुसलमानों और फ़लस्तीनियों पर फेंका, ये आपका वो मकरूह चेहरा है जो छुपने से भी अब छुप नहीं सकेगा और इसमें अमेरिका का बाकायदा किरदार है। मैं इससे पहले भी आप तमाम दोस्तों को मुसलसल रिपोर्ट करता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी कोशिश रही कि किसी तरह नोबेल इनाम उसे अमन का दिया जाए। और वो क्या कहता है कि तिजारत को हम बुनियाद बनाकर, तिजारत के ज़रिए जब आप किसी मुल्क की इकनॉमिक लाइफ लाइन को हिट करते हैं ना, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सैंक्शंस लगाने की धमकी दी जाए तो फिर वही करता है जो आप उसे कहते हैं। IMF के ज़रिए पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाता है और माजी के अंदर भी कंट्रोल किया जाता रहा और आज भी ये सब कुछ हो रहा है। तो आपने तिजारत को बतौर हथियार बनाकर इस्तेमाल किया और चीज़ें शायद आपको इतनी सादा लग रही होंगी, सिंपल होंगी, लेकिन ये जो जंगें, यूक्रेन के सदर को घर बुलाकर धमकी देना और ईरान को धमकी देना, इन तमाम धमकियों के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप का आज भी ख्याल है कि उन्हें नोबेल इनाम मिलेगा अमन का? आपने ईरान की सरजमीन के ऊपर जो हेल फायर मिसाइल और ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आपने इसराइल को दिए, और जो असला इसराइल इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है वो मेड इन इसराइल नहीं बल्कि मेड इन USA है।
जिसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी हुकाम ने यह भी बताया कि अमरीकी फ़ौज ने इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में भी मदद की। अमरीकी हुकाम ने मजीद ये बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया हालिया महीनों के दौरान इसराइल को हथियारों की फराहमी जारी रखे हुए है। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पर काम नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारा हथियार जो था वो यूक्रेन को भी दिया गया, और उसी पैसे को और उसी हथियारों की जो कीमत थी वो यूक्रेनी सदर से इन्होंने वापस उसका तकाजा किया जब ये पूरा एक एपिसोड वाइट हाउस के अंदर हुआ। तो फैसिलिटेट किया जा रहा है गज़ा के अंदर। अगर आप बात करें जो मिसाइल हैं गिराने की, बारूद जो उन्हें मुहैया किया जा रहा है, उसी तरह ईरान के ख़िलाफ़ भी अमरीका का ये घिनौना किरदार है जो पूरी दुनिया के सामने आ गया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भूल जाए कि उसे नोबेल इनाम अमन का मिलेगा। हेलफायर मिसाइल क्या है, इसकी तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हेलफायर गाइडेड और हवा से ज़मीन पर मार गिराने वाले मिसाइल हैं जो इसराइल की जानिब से ईरान की जोहरी तनसीबात पर बमबारी के बजाय दुरुस्त तरीके से रहनुमाई करने वाले हमलों में इस्तेमाल होंगे। किए भी गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलफायर मिसाइल को 1980 की दहाई में एक एंटी टैंक मिसाइल के तौर पर डिज़ाइन किया गया। हेलफायर मिसाइल दुनिया भर में जंगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं, और इन दुरुस्त तरीके से रहनुमाई करने वाले मिसाइलों को हेलीकॉप्टर्स और बगैर पायलट के ड्रोन्स पर भी नस्ब किया जा सकता है। तो दिस इज़ द रियल फेस ऑफ यूएसए जो उन्होंने किरदार अदा किया है। मैं व्यूअर्स आपको ये खबर भी दे दूं, और अब तक की जो पिछले कुछ घंटों में जो इतलात सामने आ रही हैं और जिस अंदाज में ईरान और इसराइल की जो जंग इस वक्त जारी है, इस वक्त तेहरान के मनाजिर क्या हैं और तेहरान से क्या खबरें आ रही हैं। खबर के मुताबिक इसराइल का तेहरान की फ़िज़ा की मुकम्मल कंट्रोल का दावा है, और इस ईरान के मिसाइल हमलों में 8 अफराद जो बताया जाता है जी कि हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी बताया कि उसने गुज़श्ता हफ्ते शुरू किए गए हमलों के दौरान ईरान में 120 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, जहाँ से मिसाइल हमले किए जा रहे थे टुवर्ड्स इसराइल। इनका ये दावा है कि उनको टारगेट किया गया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन ये जितने भी मिसाइल हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी जब अटैक किया इंडिया के ऊपर, तो खेतों के अंदर से, मुख्तलिफ मैदानों से, आबादियों के अंदर से, बॉर्डर के बिल्कुल करीब से इनको लॉन्च किया गया। लेकिन ये दावा इसराइल का है, और इसराइल के अंदर जो इस वक्त तबाही हुई है, मगरबी मीडिया को आप एक्सेस दें। तल अवीव के अंदर वो तमाम शहर जिनको ईरान ने टारगेट किया, इंडिपेंडेंट मीडिया अंदर जाए तो आपको लग पता जाएगा कि इस वक्त इसराइल के अंदर कितनी बड़ी तबाही जो है हुई है। व्यूअर्स, जो पिछले 3 घंटों की खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ईरान इसराइल तनाज़ा, रूस को किस तरह फ़ायदा या नुकसान पहुँच सकता है, अब इसके ऊपर बाकायदा बहस शुरू हो गई है। और ख़बर के मुताबिक जो रूसी अखबार ने इसको रिपोर्ट किया कि मॉस्को की एक तहरीर में दर्ज था कि ये शायद सुनने में तुर्श लगे, लेकिन ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े के सबब रूस को कुछ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इन मुबैना फ़ायद में तेल की कीमतों में इजाफा और यूक्रेन में रूस की जंग से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हटना शामिल है। रूसी अखबार ने यह भी दावा किया, और मैं आपको एक एग्जांपल ये भी दे देता हूँ कि जो उनका डिफेंस सिस्टम था अमेरिका का, उन्होंने हालिया दिनों में वाइट हाउस में ये सवाल भी हुआ, उसे शिफ्ट किया है टूवर्ड्स अदर बेसिस इन द वर्ल्ड जहाँ पे अमेरिकी डिप्लॉयमेंट है, और यूक्रेन और जो रूस की जो जंग जारी थी वहाँ पे अमेरिका की तवज्जो जो है वो हट गई है। तो इन दिस पर्सपेक्टिव ये बात की जा रही है कि ये फ़ायदा हुआ है रूस को। दावा ये भी किया गया कि एक और रूसी अखबार को की तरफ से दावा है कि रूस असूली तौर पर बतौर मसाहलियत का कार अपना किरदार निभा सकता है। शायद वो ये बुहरान हल नहीं करवा सके, लेकिन वो कशीदगी कम करने में ज़रूर मदद कर सकता है। फिर एक और दावा ये भी सामने आया कि मॉस्को को ख़तरात भी लाहक हैं और शायद रूस को इसकी कीमत भी चुकानी पड़े। हकीकत ये है कि रूस एक ऐसे मुल्क पर इसराइली हमलों को रोकने में नाकाम रहा जिसके साथ सिर्फ 5 महीने कबल उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे भी दस्तखत किए थे। तो ये भी एक इसके अंदर डेवलपमेंट है। मैं आपको व्यूअर्स एक और भी जो दावा किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, ये दावा इसकी हकीकत क्या है, वो ये कहते हैं जी कि हमने ईरान की पूरी जो फ़िज़ा है, फ़िज़ाई हदूद है, इसको कंट्रोल संभाली। अगर आपने कंट्रोल संभाला होता तो जो हमने कुछ घंटे पहले मनाजिर इसराइल के अंदर देखे, आपके टारगेट्स जो सेट किए गए थे ईरान की तरफ से, उन्हें कामयाबी से हासिल किया गया। हदफ जो जिनका तयन किया गया था, बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और इस वक्त तल अवीव जो है वो उसी तरह का मंजर पेश कर रहा है जिस तरह का मंजर आपको फ़लस्तीन के अंदर नजर आएगा। अब इसराइल का जो दावा है कि हमने फ़िज़ा का मुकम्मल, तेहरान की फ़िज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और एक तिहाई मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का ये उनका दावा है। इसराइल ने अस्फहान में 100 से ज़्यादा फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया।
اس کے لیے قریب 50 جنگی طیارے استعمال کیے گئے جنہوں نے میزائل کے ذخائر کی تنصیبات، لانچرز اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک اور بھی خبر اس حوالے سے دے دوں۔ خبر یہ آ رہی ہے جی کہ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے مغربی ایران میں نئے فضائی حملے کیے ہیں، اور یہ 1 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے۔ پاسداران انقلاب IGRS سے منسلک تسنیم نیوز ایجنسی یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے صبح اعلام میں عراق کی سرحد کے قریب موسیان میونسپلٹی کی فائر بریگیڈ کی عمارت پر حملہ کیا۔ اور ہوتا کیا ہے جی کہ جب ایسے واقعات، جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ سڑکوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ مواصلات کے نظام کو تباہ کرتے ہیں، کمیونیکیشن، اس کے ساتھ بجلی گھروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ پورے کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کلیپس کر جائے۔ اور یہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے کوششیں جو کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل پر ایران کے تازہ حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، اور اگر آپ ان امیجز کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ 300 کے قریب اس وقت جو اسرائیلی ہیں وہ آپ کو ہسپتالوں میں نظر آئیں گے، یعنی ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ اچھا، اب اس میں ڈیفرنس آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب ایران حملہ کر رہا ہے تو کیجولیٹی جو ہے وہ کم ہے، بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ آبادیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پر نیشنل ٹی وی کے اوپر اعلان کیا گیا کہ وہ تنصیبات جن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ اسرائیل انسانوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ ان علاقوں سے دور ہو جائیں، چونکہ ہم نے اسے ٹارگٹ کرنا ہے، اور اخلاقی جواز بھی یہ بنتا تھا جو ایران نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے آبادیوں کو۔ اب جو مسعود پشکان ہیں انہوں نے ایرانیوں کو پیغام یہ دیا جی کہ ایک تو ثابت قدم رہیں اور مل کر ایران پر ہونے والے مجرمانہ جارحیت کا مقابلہ کریں، یہ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ اور ویورز یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی ہے، اور ایرانی عدلیہ کی خبر رساں ایجنسی میزان نے اطلاع دی کہ ایک شخص کو انٹیلیجنس تعاون اور اسرائیلی حکومت کے حق میں جاسوسی کے جرم میں سزائے موت دی گئی ہے۔ اور میزان نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اسماعیل فکری کو 2023 میں ایک پیچیدہ تکنیکی اور انٹیلیجنس کارروائی کے دوران اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اسرائیلی حکومت کی جاسوسی اور دہشت گردی سے متعلق سورس سروس جو ہے سے رابطے میں تھا۔ اب یہ بہت سارے 5 کے قریب جاسوس انہوں نے پکڑے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی اب خیر شائع پبلش کر دی گئی ہیں جن میں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے ڈرونز ٹرک انہوں نے انٹرسیپٹ کیے ہیں جن میں ڈرونز تھے، اور وہ استعمال ہونے تھے ایران کی اپنی جو ود ان دا کنٹری جو فیسلٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور یہ وہ ریسورس تھا جسے کنٹرول کیا جا رہا تھا جاسوسوں کے ذریعے، اور اس طرح پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا۔ آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں جو ایران کا جوابی حملہ ہے، اور یہ حملہ کب کیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ کرتے ہوئے 100 کے قریب میزائل داغ دیے، جس میں 5 اسرائیلی ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حیفا میں ایران کے میزائل حملوں میں پاور پلانٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، اور حیفا پاور پلانٹ پر میزائل حملے کے نتیجے میں وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی ہے جی۔ اور اسرائیل فوجی تجزیہ کاروں کا یہ اندازہ ہے کہ سینکڑوں میزائل فائر کرنے کے باوجود اب بھی ایران کے پاس 1500 سے 2000 میزائل موجود ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر فیل ہوا، یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ روئٹرز نے اسے رپورٹ کیا کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل تل ابیب اور حیفا پر تازہ ترین حملے میں نیا طریقہ استعمال کیا گیا، اور اس نئی تکنیک کی وجہ سے اسرائیل کا کثیر السطحی دفاعی نظام ایک دوسرے ہی کو ہدف بنا دیتا ہے، یہ ان کی طرف سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب پاسداران انقلاب کے مطابق اس آپریشن میں ایسے اقدامات اٹھائے گئے اور ایسی صلاحیتوں کا استعمال کیا گیا کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی بھرپور مدد اور جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی کے باوجود زیادہ سے زیادہ ایرانی میزائل اور اسرائیل میں کامیابی سے اپنے اہداف تک پہنچے ہیں، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جی۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ 50 کے قریب رات بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا، اور اسرائیل میں اب یہ بیلسٹک میزائل جب اپنے ٹارگٹ کی طرف اسے لانچ کیا جاتا ہے نا، تو دنیا میں بہت کم اس قسم کے ڈیفنس سسٹم ہیں جو کسی بھی بیلسٹک میزائل کو روک سکیں۔ ایک تو وہ سپر سونک سپیڈ ہے اس کی، اور جس پریسائسلی اپنے ہدف کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، دنیا کا کوئی جو ڈیفنس سسٹم ہے اسے روک نہیں سکتا، اور یہ صرف چھوٹے میزائل کو روکنے کے لیے ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا، لیکن آئرن ڈوم کی جو اصل حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ حیفا میں 2 عمارتوں میں میزائل لگنے سے آگ بھڑک اٹھی اور کئی افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ صبح کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا نیتن یاہو کی، وہ مختلف علاقوں میں جا کر اظہار یکجہتی کر رہا ہے جی اپنے لوگوں کے ساتھ، لیکن اس صورتحال میں
डालने वाला कौन है? वो नेतन्याहू। और अब इसराइल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसराइली हुकूमत ने 30 जून तक मुल्क में एमरजेंसी का नफाज बढ़ा दिया है। तो ये इस वक्त की एक नई डेवलपमेंट है। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा अगली वीडियो में अमेरिका में क्या कुछ हुआ। पिछले 2 दिनों के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी आमद के मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एहतजाज है और फिर कुछ दावे किए जा रहे हैं। और तलत हुसैन साहब ने भी कुछ बातें कही हैं कि ऐसे दौरों को खुफिया क्यों रखा जाता है, और इन दौरों को खुफिया रखने से और कम डिटेल्स जब आप मीडिया में शेयर करते हैं तो फिर एक अभाम पैदा होता है और इसका नुकसान होता है। इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।